नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को इस कक्षा में पढ़ेंगे। उस प्रथम प्रश्न पत्र में हमारी जो पुस्तक सम्मिलित है उसका नाम है आधुनिक काव्य सोपान। इस पुस्तक के अंदर आधुनिक काल के कवियों के संकलित अंश हमें पढ़ने हैं, लेकिन इन कवियों को पढ़ने से पहले हमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को समझना होगा। हमें जानना होगा कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो कब से आया, किस रूप में आया और कैसे एक कविता के दौर में बदलाव आया। ये सारी जानकारी हम इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक तौर पर मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की भूमिका आपको बता रहा हूँ और उसे बताने के बाद हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी कवि हैं आधुनिक काल के, उन कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। इस बीच ये ध्यान रखिए आप कि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ अगर समझने में कोई परेशानी, आपको आपत्ति हो तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सहज और सरल तरीके से जानकारी दे सकूं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 से प्रारंभ होता है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सन और संवत दोनों अलग अलग हैं। संवत सन से 57 साल आगे चलता है और सन संवत से 57 साल पीछे चलता है। आप सन में 57 वर्ष जोड़ेंगे तो संवत निकल आएगा और संवत में से 57 वर्ष घटाएंगे तो सन निकल आएगा। तो हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जब समय सीमा तय करते हैं तो रीतिकाल के बाद जो समय है, रीतिकाल का समय जब 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल है, तो उसके बाद का संवत 1900 से जो प्रारंभ होता है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। ये वो दौर हैं जब कविता में एक परिवर्तन होता है। कविता अब राज दरबारों में नहीं लिखी जाने लगी है। अब कविता सामान्य पृष्ठभूमि को लेकर लिखी जाने लगी है। कविता के विषय बदल गए हैं। कविता में नायक नायिका भेद जो रीतिकाल का मुख्य आधार था वो छूट गया है। यहाँ कविता जन सामान्य के सरोकार की कविता हो गई है, क्योंकि ये वो समय है जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम है, गुलामी की दास्तां में जकड़ा हुआ है और एक उस छटपटाहट में है कि कैसे देश आज़ाद हो। और उस आज़ादी की अलख जगाने के लिए कविता के माध्यम से कुछ कवि अपनी बात कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वो देशभक्ति प्रधान कविताएं हो रही हैं, कुछ सामान्य कविताएं भी वहाँ हो रही हैं, लेकिन उन कविताओं में आम व्यक्ति मौजूद हैं। जो सामान्य जन हैं वो सामान्य जन वहाँ मौजूद हैं। अनेकों अंधविश्वास, अनेकों कुरीतियों की दास्तानों में हम जकड़े हुए हैं। ऊपर से हमारे ऊपर जो राज्य हैं, जो अधिकार हैं, वो अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ होता है और एक छटपटाहट सी आम जनता में होती हैं कि वो अपने आप को मुक्त होना करना चाहते हैं। तो यही सब मुक्ति की जो कामना करता हुआ आधुनिक काल की कविता हमारे सामने आती है। मैं मूल रूप से कुछ उस पृष्ठभूमि को समझाना चाहूँगा आपको आधुनिक काल की, कि आधुनिक काल के प्रारंभ के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैल चुका था।
धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को अपने अधीन करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक काल की बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। इस संग्राम के विफल होने पर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। राजनीतिक विजय के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति और ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के प्रयासों का एक सिलसिला चल पड़ा। 1920 में कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1947 में किसी प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही देश विभाजन, शरणार्थी समस्या जैसी परेशानियां भी पैदा हुई। सन 62 में चीनी आक्रमण हुआ। 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ये सब ऐसी घटनाएं थी जिनका आधुनिक काल की कविता पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा। शताब्दी की गुलामी के फलस्वरूप भारतीय समाज में जड़ता आ गई थी। अनेक रूढ़ी रीतियां घर कर गई थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान हम भारतीयों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सती प्रथा, नरबली, बाल हत्या, बाल विवाह आदि को रोकने के उपाय किए जाने लगे। इधर समाज सुधार के लिए बहुत सी संस्थाएं सामने आई और इन संस्थाओं में जब हम प्रमुख रूप से देखते हैं तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1867 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इधर सनातन धर्म सभा का गठन होता है। 1867 में केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं ने भारतीय समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इन संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर के काम किया और भारतीय समाज को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि इस कालखंड की कविता का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो प्रारूप कुछ बदलता भी रहा। बहुत सी चीज़ें यहाँ ऐसी निकल कर के आई जिसने इस कालखंड में भाषा को मजबूती दी, इस कालखंड में वैचारिकता को मजबूती दी। क्योंकि उधर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा पढ़ाई जाने लगी थी। लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां वहाँ पर अध्ययन करवा रहे थे। उन्होंने पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार की और उन पुस्तकों के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की, सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान लिखा, मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने सुख सागर लिखा और इंसा अल्लाह खां इस दौर में एक बेहतरीन शायर थे और कहानियाँ भी लिखते थे। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित की रचना उन्होंने की। ये प्रारंभिक काल है आधुनिक हिंदी के साहित्य। लेकिन इसके बाद हर कालखंड में कविता कुछ बदली सी नजर आई। हमने जब आधुनिक काल की कविता का काल विभाजन हम करते हैं तो पहला काल उसमें आता है भारतेंदु युग, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है सन 1857 से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक का। दूसरा काल जिसे हम द्विवेद युग कहते हैं या जागरण सुधार काल भी कहते हैं, ये काल था 1900 से 1918 ईस्वी तक का। तीसरा काल जिसे हम हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जानते हैं, ये सन 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का काल था।
छायावाद के बाद अगला काल है प्रगतिवाद, जो सन 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का काल है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, जो सन 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक है। और उसके बाद के जो काल हैं जिसे नई कविता काल के नाम से जाना जाता है, 1953 से लेकर के निरंतर आगे तक का काल। तो ये काल विभाजन है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का। हम इन एक एक कालखंड को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, फिर द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में जानेंगे। और जानने के साथ ही इन प्रत्येक कालखंडों की काव्यगत विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम हासिल करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, और वो अध्याय होगा हमारा भारतेंदु युग। धन्यवाद।